गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से कॉमर्स टीचिंग में पिछले 3-4 सेशन में लेसन प्लान और यूनिट प्लान पे चर्चा कर चुके हैं और हम लोगों ने लेसन प्लान की वेरियस अप्रोचेज को भी देखा कि किस तरह से लेसन प्लान क्रिएट करने का, कंस्ट्रक्ट करने के कितने अलग अलग मेथड्स हैं, तरीके हैं। चाहे वो हर्बर्टियन मॉडल हो, उपागम हो, चाहे एनसीईआरटी का उपागम हो, चाहे आरसीएम का उपागम हो, चाहे 5P मॉडल हो, चाहे 3A का मॉडल हो, इन सभी को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। आज हम बात करते हैं कि जब आप एक बेहतर लेसन प्लान के साथ कक्षा में जाते हैं और अपनी कक्षा को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की क्रिया में आगे बढ़ते हैं, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपका कक्षा संचालन, आपका कक्षा प्रबंधन, आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उस दौरान की क्लास की जो अवधि है, उस दौरान की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, क्या वह और बेहतर हो सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, क्योंकि शिक्षण की प्रक्रिया को एक द्विमार्गी प्रक्रिया माना जाता है और इसके दो महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनमें एक हम जैसे अध्यापक साथी होते हैं और एक दूसरा जिनका लार्ज ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप होता है, जिसे हम लर्नर्स कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं, शिक्षार्थी कहते हैं। तो कहने का आशय यह है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अध्यापक और विद्यार्थी मिलके आपस में किसी पाठ्यक्रम पर, किसी शिक्षण बिंदु पे इंटरेक्शन करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं और जिसकी बदौलत अधिगमकर्ताओं का अधिगम और बेहतर हो पाता है और तथा वो जिस उद्देश्य से क्लास में आए होते हैं और हम अध्यापक साथी जिस उद्देश्य से क्लास में गए होते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति बेहतर करने के लिए कुछ सामग्रियों का भी इस्तेमाल इस इंटरेक्शन प्रोसेस के दौरान बीच बीच में अध्यापक साथी करते हैं, जिसे हम टीचिंग एड कहते हैं। तो इस शुरुआती परिचर्चा से आपको समझ में आ गया होगा अध्यापक साथियों, जो भविष्य के अध्यापक बनने वाले हैं, खासकर कॉमर्स के विषय में, सोशल साइंस के विषय में, तो हम एक स्पेसिफिक डोमेन पे बात कर रहे हैं। कॉमर्स टीचिंग में किस तरह से शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता है, कैसे उसे हमें सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे सिलेक्ट करते समय किन किन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम अपने शिक्षण वस्तु से संबंधित, अपने टॉपिक से संबंधित, अपने प्रकरण से संबंधित एक बेहतर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री को चयनित कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान में यह रखना है कि अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखें कि यह केवल कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि सोशल साइंस के या साइंस के भी क्षेत्र के तमाम उन पेडागॉजी के स्टूडेंट्स को, ट्रेनर्स को और ट्रेनीज को भी यह सेशन बहुत लाभदायक होगा यदि वो ध्यान पूर्वक अपना समय व्यतीत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से। वो इस लिहाज से क्योंकि हम अभी कॉमर्स के स्पेसिफिक डोमेन पे जो बात करने वाले थे, अभी 5 मिनट पहले मैंने कहा, वो बात टीचिंग एड के सिलेक्शन की क्राइटेरिया को लेके हो, या टीचिंग एड के कॉन्सेप्ट्स को लेके हो, या उसके यूजेस को लेके हो, उसकी यूटिलिटी को लेके हो, ये अन्य विषयों में भी समान रूप से लाभदायक होगा। हालांकि हमारे जो एग्जाम्पल होंगे इन टीएलएम्स के कॉन्सेप्ट्स को स्पष्ट करने के लिए, हो सकता है कि मैं अपने स्पेसिफिक विषय डोमेन में बात करूं, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसे इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट्स के साथ आप लोगों के सामने अपनी बात को कह पाऊं, रख पाऊं, जिससे अन्य विषय के जो साथी हैं, अध्यापक साथी हैं, उनको भी थोड़ी सी मदद मिल पाए और अन्य विषय के जो ट्रेनीज हैं, चाहे वो बीएड के हों, चाहे बीएलएड के हों, तो उनका जो पेडागॉजी सब्जेक्ट है, वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन
टीचिंग एड को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, ये लाइव सेशन बहुत ही लाभदायक होगा। इसकी मैं एक तरह से पुख्ता गारंटी लेता हूं कि यदि 20 मिनट आप हमारे साथ ठीक से बिता लेते हैं, अभी जो लाइव सेशन चल रहा है यह, तो निश्चित तौर से टीचिंग एड को लेके बहुत सारे जो मिथ्स हैं, जो बहुत सारी पूर्वाग्रह है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो आज दूर हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो सबसे पहला सवाल ये होता है, जैसा कि हमारी अपनी आदत रही है किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले हम अक्सर कोशिश करते हैं कि शुरुआत व्हाट से करें, कि क्या से करें, आखिर ये है क्या। कोई ऐसा स्टूडेंट, अब चूंकि ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है और यहाँ कोई भी जुड़ सकता है या बाद में सुन सकता है, तो यदि कोई ऐसा बच्चा जुड़ता है हमसे जो समझना चाहता है कि आखिर टीचिंग एड है क्या। हम सभी तो पढ़ते समझते आए हैं, बीएड के बच्चे भी जानते रहे हैं, इससे पहले से भी वो समझते हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल जो उठता है वो यही कि आखिर हम किस चीज को टीचिंग एड कहें और किसको ना कहें। क्योंकि एक अध्यापक के रूप में जब हम ये समझ लेंगे तभी हम उसका बेहतर अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो टीचिंग एड के अंतर्गत, टीएलएम के अंतर्गत अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के अंतर्गत हम ऐसी सामग्रियों को समाहित करते हैं जिनका उपयोग एक अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान करता है, तथा उसको करने के पीछे का उद्देश्य उस अध्यापक का यह होता है कि ताकि उस कॉन्सेप्ट को उसके लर्नर्स, अधिगम करता बेहतर ढंग से समझ पाए, अर्थात स्टूडेंट्स की जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो और बेहतर हो सके। न केवल अपने विषय डोमेन क्षेत्र में रहते हुए बच्चे उसको समझ पाए, बल्कि इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट में भी उस कॉन्सेप्ट को समझें। इस तरह के टीचिंग एड्स का इस्तेमाल अध्यापकों को करना चाहिए। कहने का आशय यह है कि टीचिंग एड कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है, कोई भी ऐसा चार्ट हो सकता है, ग्लोब हो सकता है, जो कि या स्वनिर्मित कोई मॉडल हो सकता है, या क्रय किया गया कोई मॉडल हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो क्लिप हो सकती है। आजकल जिस तरह के संसाधन बढ़ रहे हैं और एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा हद तक समाहित करके कक्षा का संचालन करने का जो कॉन्सेप्ट विकसित हो रहा है, ब्लेंडेड मोड जो चल रहा है, वो केवल यह नहीं कहता है कि आप फिजिकल मोड में ही टीचिंग एड्स को प्रदर्शित करें। अगर क्लास में सुविधा है और आप कैपेबल हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि हमारे इस कॉन्सेप्ट को कौन कौन से टीचिंग एड्स कितना बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में मदद कर सकते हैं शिक्षार्थियों की, तो उन्हें हमें समाहित करना चाहिए। चाहे वो किसी वीडियो का लिंक हो सकता है, जिसको हम एक क्लिप के रूप में शॉर्ट फॉर्म में अपने मोबाइल के थ्रू, या यदि प्रोजेक्टर लगा हुआ है तो उसके थ्रू प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। तो टीचिंग एड शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समाहित या उपयोग की जाने वाली कोई भी ऐसी बाह्य पदार्थ है, बाह्य वस्तु है, जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर करने के उद्देश्य से अध्यापक द्वारा कक्षा के दौरान समाहित किया जाता है, अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसे शामिल किया जाता है, क्लास में दिखाया जाता है, जिससे बच्चों की पांचों ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं, ठीक ढंग से बच्चे रिएक्ट करते हैं, बच्चों के अंदर उसे देख के कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कुछ नए सवाल वो पूछ सकते हैं जो कि कॉन्सेप्ट से ही जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें यदि हम टीचिंग एड ना प्रदर्शित करें क्लास में तो शायद बच्चा उस तरह से ना सोच पाता, उस तरह से सवाल ना कर पाता। इस लिहाज से भी टीचिंग एड को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समाहित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी बच्चे आप जो कहते हैं उसे सुन रहे होते हैं और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी अपनी जो प्रायर नॉलेज है, उनका अपना जो फिनोमिना है, उनकी जो अपनी स्कीमा है, उसमें उसको फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अध्यापक की शब्दावली, उसके विचार, उसके थॉट्स थोड़ा हाई लेवल के यदि हैं, तो बच्चा उसे समझ के अपनी फिक्स स्कीमा में आत्मसातीकरण नहीं कर पाता है, उसका
संगठन भी नहीं कर पाता है वो, और उसमें मॉडिफाई करने की जो वो कोशिश करता है वह भी कई दफा करने में असफल हो जाता है। अध्यापक को लगता है कि हमारा शिक्षण ठीक चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इसलिए जब हम टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हैं, और वह भी ऐसा टीचिंग एड जो बच्चे की अपनी कम्युनिटी से, उसके अपने एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ हो, तो और बेहतर अधिगम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब हम किसी टीचिंग एड का इस्तेमाल करें या उसका चयन करें, तो उससे पहले हमें बच्चे की कम्युनिटी का, उसके एनवायरनमेंट का, कहने का आशय है कि स्कूल के आसपास के जो इलाके हैं उनमें एक विजिट करनी चाहिए। हालांकि अभिभावकों से तो हमेशा मिलते जुलते रहना चाहिए, इससे अपने विद्यार्थियों के ग्रामीण जो परिवेश है या शहरी परिवेश है, उनके घर के वातावरण के बारे में, उनके घर की शैक्षिक आकांक्षा के बारे में हमें जानकारी मिल पाती है, जिसके आधार पे हम अपनी कक्षा को बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि हमारी कक्षा में आया हुआ बच्चा किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके फादर का, उसके मम्मी का, उसके दादा दादी का, या ज्वाइंट फैमिली है तो क्या बैकग्राउंड रहा है, खासकर एजुकेशनल कॉन्सेप्ट से, शैक्षिक आधार पे उनकी क्या स्थिति रही है, इसका जब हमें एनालाइज हो जाता है, एनालिसिस हम कर लेते हैं, आभास हो जाता है, तो हम अपनी कक्षा को और ढंग से समझने लगते हैं, और एक अध्यापक के रूप में अपनी कक्षा को ठीक ढंग से जानना समझना बेहद आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक हम विद्यार्थियों के परिवेश को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तब तक हम ठीक और एप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल को अपनी कक्षा में समाहित नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम एडॉप्ट करें, ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन करें अपनी कक्षाओं में, जिसमें विद्यार्थियों के वातावरण से दृष्टांत, उदाहरण, टीचिंग एड्स को समाहित करने की भरपूर संभावना हो। और इसके लिए जरूरी है कि आप विद्यार्थियों के वातावरण का अध्ययन करें, उनके अभिभावकों से मिलें, उनसे बात करें, उनका एनालिसिस करें, जिसके आधार पे आप अपनी कक्षा का एक पुख्ता कह लीजिए कि संप्रत्यय निर्मित कर पाएंगे कि हमारी कक्षा में किस किस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, उनका सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है, उनके कल्चर को आप जान पाएंगे, उनके रहन सहन की जो खासियत है उसको समझ पाएंगे, उनकी कुछ शब्दावली को जान पाएंगे आप, उनकी भाषाई विविधता को समझ पाएंगे आप। जब ये सभी कॉन्सेप्ट्स को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के बारे में, तब आप जाके एक बेहतर टीचिंग एड को चयनित करने में सफलता पाएंगे। अन्यथा आप टीचिंग एड तो चुन लेंगे, आप कक्षा में उसका इस्तेमाल भी कर लेंगे, लेकिन जिन उद्देश्यों को ध्यान में रख के टीएलएम के कॉन्सेप्ट को विकसित किया गया है, शायद उन उद्देश्यों की प्राप्ति उस लेवल तक नहीं हो पाए जिस लेवल तक कि आप अपने कक्षा का बेहतर एनालिसिस करने के बाद यदि टीएलएम का चयन करते हैं, तो आपकी कक्षा का एलओज, लर्निंग आउटकम्स और बेहतर आ सकता है, और विद्यार्थियों का जो कॉन्सेप्ट है वो और बेहतर क्लियर हो सकता है। तो कहने का आशय यह रहा अभी तक का कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापकों के द्वारा शामिल की गई ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी चार्ट, कोई भी डायग्राम, कोई भी मॉडल, कोई भी वीडियो क्लिप, कोई भी ऑडियो क्लिप जो कि उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ हो और उस कॉन्सेप्ट को बेहतर क्लियर करने के लिए, बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए, माइंड मैपिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और अधिगमकर्ताओं के लिहाज से बात करें, शिक्षार्थियों के लिहाज से बात करें, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में जो ग्रोथ लाए, जो विकास करे, जो मदद करे, उसे हम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। इसे कुछ लोग टीचिंग एड्स कहते हैं, कुछ लोग टीएलएम भी कहते हैं। तो इसका लाभ क्या होता है? इसका फायदा यह होता है कि अधिगम प्रक्रिया में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो कक्षा संचालन की स्थिति है, उसमें जो बच्चे प्रेजेंट होते हैं उस दिन, उनका सकारात्मक सहयोग प्राप्त होना शुरू हो जाता है।
और आप सोचिए, एक अध्यापक के रूप में विचार करिए, विमर्श करिए कि यदि आपकी कक्षा में 40 बच्चे प्रेजेंट हों या 35 बच्चे प्रेजेंट हों या 30 बच्चे प्रेजेंट हों और 30 का आपकी कक्षा में सकारात्मक सहयोग मिलना शुरू हो जाए, तो आप सोचिए कि उस दिन की लर्निंग का लेवल कितना हाई होगा। क्योंकि हमने शुरुआत में ही बताया कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया दरअसल अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया है, इंटरेक्शन है। और जब इंटरेक्ट करने वाला लर्नर वो एक्टिव हो जाए और वो पॉजिटिवली एक्टिव होके आपकी कक्षा में सहयोग करना शुरू कर दे, आपसे सवाल पूछना शुरू कर दे, अपनी जिज्ञासाएं खुले मन से मुस्कुराते हुए आनंद के साथ प्रस्तुत करना शुरू कर दे और आप मुस्कुरा के खुश होते हुए अच्छे से उस बच्चे की जिज्ञासा को शांत करें या उसे अपनी जिज्ञासा स्वतः शांत करने में मदद करें, फैसिलिटेट करें, और उस दौरान उसकी जिज्ञासा को और पुष्ट करने के लिए आप एक बेहतरीन टीएलएम का इस्तेमाल करें, जिसे देख के बच्चा और खुश हो जाए और तथा वह अन्य विषयों, अन्य बाह्य समाज से जुड़े हुए, पर्यावरण के मुद्दों से जुड़े हुए अन्य जिज्ञासाओं को कक्षा में वो प्रस्तुत करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कक्षा का कॉन्सेप्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई, एक अध्यापक के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं को आज के कॉन्सेप्ट से, जिस कॉन्सेप्ट पे वर्तमान में हम बात कर रहे हो, आप अपनी कक्षा में जब जाएंगे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, यदि आपने ठीक ढंग का टीएलएम यूज किया है तो बच्चे निश्चित तौर से अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी समझ, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से लाई हुई अपनी समझ के आधार पर उसे कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। और जब वो अपने पूर्व ज्ञान को आज की वर्तमान टॉपिक से कोरिलेट करके सवाल करेंगे, वो एक्टिव होंगे आपके टीएलएम को प्रदर्शित करने के बाद, तो निश्चित तौर से आपकी कक्षा की रोचकता बढ़ जाएगी, आपकी कक्षा का अधिगम बढ़ जाएगा। आप एक अध्यापक के रूप में अपनी खुशी को इस तरह से महसूस कर पाएंगे कि आपको लगेगा कि आज की कक्षा अन्य दिनों की तुलना में बहुत बेहतर कक्षा रही है। तो इससे न केवल अधिगमकर्ताओं की सक्रिय सहयोग मिलता है, बल्कि उनकी जो नवीन जानकारी है, नवीन संप्रत्यय है या कोई नया कौशल आप सिखा रहे हैं, उसकी समझने की जो गति है और उसके समझ की जो निपुणता का लेवल है, मास्टरी लेवल है, वह भी एक्सट्रीम हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। और टीएलएम की सहायता से आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बहुत ही सरल तथा आसान सी दिखने लगेगी। बच्चों को लगेगा ही नहीं कि वो कुछ नया सीख रहे हैं। उन्हें लगेगा कि जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में घटित हो रही चीजें हैं, उसी से संबंधित ये कॉन्सेप्ट है और सर ने जो टीएलएम लाया है वह भी हमने पहले से ही देखा समझा हुआ है, लेकिन इस तरह से कभी विषय में इस्तेमाल होगा, कक्षा में इस्तेमाल होगा, यह नहीं सोचा था। तो इसकी सहायता से उनके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और बेहतर होगी। कक्षा में विद्यार्थियों की जो सक्रिय सहभागिता है वो इष्टतम हो पाएगी, वो मैक्सिमम हो पाएगी। बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे। अक्सर कक्षा में यह देखा जाता है कि अध्यापक एक वक्ता की तरह बोल रहा होता है, उदाहरणों के माध्यम से समझा रहा होता है और बच्चे केवल सर हिला रहे होते हैं। कहने का आशय है कि उनकी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों में से केवल आंख और कान का इस्तेमाल हो रहा होता है। वो आंख से टीचर को देख रहा होता है और कान से उनकी बातों को सुन रहा होता है। अब उसने किस लेवल तक एडॉप्ट किया है, सुना है, अंडरस्टैंड किया है, समझा है, इसको बिना जाने समझे हुए, उसके मुख का बिना इस्तेमाल किए हुए, उसकी जिज्ञासा को बिना जाने समझे हुए क्लास ओवर करके हम बढ़ जाते हैं आगे। अक्सर ये देखा जाता है। तो इस तरह की कक्षाएं नहीं हो, इसलिए टीएलएम का इस्तेमाल करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि अध्यापक टीएलएम का यूज करता है अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, तो बच्चे उसको देख के खुश होते हैं, उनकी रुचि बढ़ जाती है, वो जिज्ञासाओं को प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। और एक बेहतर अध्यापक को यही तो चाहिए कि बच्चे उससे सवाल करें,
और हर एक बच्चा सवाल करे, इसके लिए जरूरी है कि हम सजग हों, ताकि कोई भी बच्चा, हमारी क्लास में उपस्थित रहने वाला एक भी स्टूडेंट किसी भी तरह से छूटने ना पाए। भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट यही ना कहता है कि हमारे सवालों के माध्यम से, हमारे जिज्ञासाओं के माध्यम से, या विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि के माध्यम से हमें समस्त लर्नर्स को अपनी कक्षा में शामिल करना है। उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन की जिम्मेदारी अध्यापक की है कि अध्यापक इस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट करे क्लास का कि हर एक बच्चा इंटरेक्ट करने के लिए मोटिवेट हो जाए। और यदि वह नहीं हो पा रहा है तो अध्यापक उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें पुश करे, उनसे पूछे, उनसे हालचाल ले, रास्ते में आते वक्त उसने क्या देखा, कुछ नया घटा क्या उसके साथ, कुछ नया घटित हुआ क्या गांव में, समाज में, कम्युनिटी में, देश में, वर्ल्ड में, इससे संबंधित चीजें बच्चों से पूछा जाना चाहिए ताकि बच्चे खुल सकें क्लास में। एक भी बच्चा यदि अपनी जिज्ञासा नहीं पूछ रहा है, क्लास में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मेंटली रूप से, केवल शारीरिक रूप से प्रेजेंट है, तो इसमें दोष अध्यापक का माना जाएगा। और अपने इस दोष को हम जैसे अध्यापक, आप जैसे अध्यापक कमतर करने के लिए टीएलएम का यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि टीएलएम को सेलेक्ट करने की क्राइटेरिया क्या क्या हो सकती है, तो वहां इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझेंगे हम कि जब तक हम हर बच्चे का एनालिसिस नहीं करेंगे, उसके लेवल की चीजें नहीं सोचेंगे, तब तक हम बेहतर टीएलएम का ना तो चूज कर पाएंगे, मतलब सेलेक्ट कर पाएंगे, और ना ही उसका सही ढंग से बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे कक्षा में। तो संप्रत्यय स्पष्टता को अधिकतम करता है टीएलएम। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपकी कक्षा को व्यवस्थित करने में टीएलएम मदद करता है और आपकी कक्षा ठीक ढंग से संचालित हो पाएगी, इसकी श्योरिटी भी प्रदान करता है। आप अगर अपने कॉन्सेप्ट से संबंधित टीएलएम में विविधता लाते हैं, उसका समय समय पर इस्तेमाल करते रहते हैं शिक्षण के दौरान, तो निश्चित तौर से आपकी कक्षा प्रबंधित रहेगी, व्यवस्थित रहेगी और उसका संचालन बेहतर ढंग से हो पाएगा। और अल्टीमेट रूप से जो आपकी कक्षा का उद्देश्य रहा है, लर्निंग आउटकम्स प्राप्ति के उद्देश्य से जिन उद्देश्यों को लेके आप कक्षा में कदम रखे हैं, उनकी प्राप्ति में आसानी होगी, सरलता होगी। और ठीक ढंग से बात की जाए तो आपको भी आनंद आएगा बच्चों के साथ। तो आगे देखते हैं हम कि टीएलएम की उपयोगिता क्या है, उसकी महत्ता क्या है, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए टीएलएम को। तो क्या है और क्यों है, इस पे तो हमने बहुत ढंग से बात कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अगर क्लियर ना हो तो रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। अभी बात करते हैं कि टीएलएम की उपयोगिता क्या है, उसकी महत्ता क्या है, क्यों वह जरूरी है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो टीएलएम के यूज करने से, यदि आप टीएलएम यूज करते हैं तो उससे आपके पाठ की जो वृद्धि है, आपके पाठ का जो विकास है, कैसे आपकी कक्षा का विकास हो रहा है हर 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट पे, उसमें ना बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। हमने पहले भी कहा कि किस शिक्षण बिंदु पे कौन सा टीएलएम यूज करना है। यदि आप एप्रोप्रिएट टीएलएम लेके क्लास में चले गए हैं तो यकीन मानिए आपकी कक्षा उस दिन की आपकी कक्षा सबसे बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उसी को देख के, सुन के, अगर फिजिकल मोड में है तो टच करके, आजकल एनसीईआरटी ने साइंस किट वगैरह का भी, मैथमेटिक्स किट का भी डेवलपमेंट कर दिया है, विकास कर दिया है, और बेसिक स्कूलों में लगभग हर स्कूल में यह किट अवेलेबल है। और आप यदि उस किट के साथ क्लास में जाते हैं और बच्चा वास्तव में गोले को छूता है, शंकु को छूता है, गिनती के गोले और चार्ट्स बने हुए हैं, प्लास्टिक के कार्ड्स बने हुए हैं, उनको वो टच करता है, तो सोचिए उसकी उत्सुकता कितनी हाई होगी, कितना ज्यादा वो प्रसन्न होगा। और उसके बाद जब आप उसको, वो टच भी कर रहा है और उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो शायद हमारी आपकी बताई हुई बात से कहीं ज्यादा वो उसको टच करके, छू के
अनुभव कर रहा है। और तब यदि आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं कि बेटा ये जो आकृति तुम छू रहे हो, गोले की और शंकु की, बेलन की, इनमें क्या अंतर आ रहा है, वो बहुत अच्छे से बता पाएगा। तो टीएलएम से क्लास संचालन में, लेसन के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में बड़ा अच्छा सपोर्टिंग रोल मिल जाता है। दूसरी चीज, ये अधिगम को असिस्ट करता है, अधिगम में सहायता करता है, बच्चों के अधिगम में सहायता करता है, मदद करता है। अर्थात जो वो सीखने के उद्देश्य से आए हैं और आप जो सिखाना चाहते हैं, उस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में यदि टीएलएम का यूज हो जाए तो बच्चा स्वतः से ही बहुत बेहतर ढंग से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकता है, निर्मित कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बना सकता है। अब एक अध्यापक के रूप में आपकी जिम्मेदारी यह है कि उस टीएलएम के साथ बच्चा कितना बेहतर जुड़ पा रहा है, इसकी आप निगरानी और मॉनिटरिंग करते रहिए, बीच बीच में सवाल करते रहिए, देखते रहिए कि बच्चा कहीं अड़ुक रहा है क्या। अड़ुकने का आशय यह है कि कहीं उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे हैं क्या कि किसी कॉन्सेप्ट को वो समझने में असमर्थ हो रहा है। एक अध्यापक के रूप में यह भी हमें आना चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों के फेस को देख के, चेहरे को देख के, हाव भाव को देख के ये एनालाइज कर सकें, असेस कर सकें कि वो समझ पा रहा है चीजों को या नहीं समझ पा रहा है। नहीं समझ पा रहा है तो उससे एक दो सवाल कीजिए और उस सवाल के माध्यम से वो अपनी समस्या को बताएगा कि असल में उसे दिक्कत कहां हो रही है, और फिर उस दिक्कत से उसको लड़ने के लिए मोटिवेट करिए, कुछ गेस के सवाल करिए, उससे मिलता जुलता कुछ सवाल करिए और फट से देखिए वो अपने दिमाग को कैसे एक्टिव करेगा और ओरिजिनल जो समस्या है उसके निजात को निदान कर पाएगा वो स्वतः से। यदि कभी ऐसी कोई समस्या है कि नहीं कर पाता है वो, तो उसमें आप मदद भी कीजिए, क्योंकि कक्षा का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जिम्मेदारी आपकी है। और बच्चे को जिस दिन ये लग जाएगा कि सर हमारी कक्षा को हमारे हिसाब से हमें चलाने में मदद कर रहे हैं, उस दिन देखिए बच्चा आपकी कितनी मदद करता है, कितने सभ्य हो जाएंगे वो, कितने सेंसिटिव हो जाएंगे वो, कितनी रोचकता के साथ आपकी कक्षा में इन्वॉल्व होना शुरू कर देंगे वो। ये सब बनाने में टीचिंग एड की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। कॉन्सेप्ट्स को एलोबरेट करने में, व्याख्यायित करने में भी टीएलएम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आप किसी कॉन्सेप्ट को यदि आप थ्योरेटिकली ही व्याख्यायित कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि बच्चा ठीक से समझ पाए। हो सकता है उसका परिवेश ऐसा रहा हो जहां की उदाहरण दूसरे ढंग के हों, लेकिन आपका उदाहरण कुछ और हो, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं समझ पा रहा होगा। तो इसलिए अध्यापक के रूप में हमारी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हों, एलोबरेट कर रहे हों, व्याख्यायित कर रहे हों, उस दौरान टीएलएम बच्चों के उनके अपने परिवेश से जुड़ा हुआ जो टीएलएम है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। उस तरह के दृष्टांत और उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे बच्चा आसानी से जुड़ पाएगा और वो आपसे कहेगा हाँ हाँ सर मैंने देखा था, ये मैंने सुना है ये। और तब सोचिए जब वो उसके अपने अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें हैं उसे आपका टीएलएम उद्वेलित कर रहा है, उसे कॉन्शियस माइंड में ला रहा है, तो उस दौरान बच्चा कितना जिज्ञासु होगा, कितने हाई लेवल के सवाल पूछेगा वो। ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा शायद आप एक अध्यापक होते हुए भी उस सवाल के लेवल तक नहीं जा पाए, क्योंकि आपकी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, वैयक्तिक विविधता समाहित है आपकी कक्षा में। हर बच्चे का परिवेश अलग है, हर बच्चे का सोचने समझने का ढंग अलग है, इसलिए उसके सवाल भी अलग हो सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट से संबंधित। तो आपको यह करना पड़ेगा, टीएलएम ये करता है, इसलिए टीएलएम की उपयोगिता है। टीएलएम बच्चों को अलग अलग एंगल से सोचने, विचार करने, विमर्श करने और सवाल करने के लिए मोटिवेट करता है। साथ ही साथ यह बच्चों को अधिक
समय और एफर्ट्स बचाने का कार्य करता है। आप 4 उदाहरण देते, 5 उदाहरण देते, बार बार बच्चों से पूछते, कुछ कहते मैं समझ गया, कुछ कहते ना समझ गया, नहीं समझा, कुछ तो ना तो समझने वाली श्रेणी में आते, ना तो ना समझने वाली श्रेणी में आते, वो कोई रिएक्ट ही ना करते। इससे बचने के लिए अध्यापक के रूप में हमें बच्चों का एनालिसिस करना चाहिए, उनके मेंटल लेवल का एनालिसिस करना चाहिए, उनके आईक्यू का एनालिसिस करना चाहिए, उनके परिवेश का एनालिसिस करना चाहिए, उनकी संस्कृति का एनालिसिस करना चाहिए। और यदि ये सारे फैक्टर्स को हमने एनालाइज ठीक ढंग से कर लिया है, उनकी बहुभाषिकता का एनालिसिस करना चाहिए, तो निश्चित तौर से हम उनके लेवल का टीएलएम लेके जाएंगे, और उनके लेवल का जब टीएलएम लेके जाएंगे जो उनकी विविधता को समाहित कर रहा होगा, इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम केवल एक ही टीएलएम लेके जाएं, हो सकता है हम अपने टीएलएम में भी विविधता को प्रदर्शित करें। तो ये करने की आवश्यकता है, इससे बच्चे का समय बचेगा, वो कम श्रम और कम समय में कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ पाएगा, उसके सभी सेंसेस एक्टिव हो जाएंगे, सवाल करना शुरू करेगा वो, और उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत बेहतरीन होगी। इसका आशय यह है कि उस नॉलेज को यदि कहीं अप्लाई करने की बात आएगी तो वो बहुत अच्छे ढंग से कर पाएगा। कुल मिला के कहें कि टीएलएम की उपयोगिता इस लिहाज से भी है कि इसकी सहायता से बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि बच्चा जिज्ञासु होगा, सवाल करेगा, तो उसका संज्ञानात्मक लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ वो इस तरह से जिज्ञासु होगा कि यदि उसमें कुछ एक्टिविटी वाला पार्ट है, वो घर पे जाके या रास्ते में कहीं ना कहीं उसको अप्लाई जरूर करेगा, उसके लिए बड़ा उत्सुक रहेगा। इससे उसके अंदर प्रयोग करने की क्षमता का विकास होगा, प्रयोग के प्रति उसकी ललक बढ़ेगी, और दूसरे दिन आके वो आपसे शेयर करेगा कि सर आपने जो बताया था ना, इसके आधार पर मैंने ये करके देखा है, घर पे ऐसा ऐसा हुआ है। तो इसकी उपयोगिता बहुत है। ये कह लीजिए कि ये टीचिंग में अध्यापक के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, विद्यार्थियों के समझने में, अंडरस्टैंडिंग में लगभग 60% की भूमिका निभाता है। कभी कभी किसी ने कहा है कि एक बेहतर चित्र 1000 से ज्यादा शब्दों को प्रेजेंट कर सकता है। तो टीएलएम तो चित्र से बढ़ के है, क्योंकि उस विषय से बच्चा जुड़ा हुआ है। तो कहने का आशय है कि यदि किसी विषय पे आप 10 लेक्चर लेना चाहते हैं, उससे बेहतर है कि आप 2 लेक्चर प्रिपेयर करिए, लेकिन टीएलएम की विविधता से भरपूर आपका लेक्चर हो, आपकी क्लास हो, उनको अनुभव करने के अवसर मिल जाएं यदि उस कॉन्सेप्ट से संबंधित विद्यार्थियों को, तो उनका कॉन्सेप्ट और बेहतर क्लियर हो सकता है, उनकी अधिगम और बेहतर हो सकती, उनकी समझ बहुत पुख्ता हो सकती, उनकी निपुणता बहुत हाई लेवल की हो सकती। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे हैं, हम लोगों ने समझ लिया कि टीएलएम क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी जरूरत क्यों है, उसके लाभ क्या हैं, ये सारे सवालों को हम लोगों ने देख लिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि आखिर एक टीएलएम चुनते समय हम किन सावधानियों को ध्यान में रखें। पेडागोगिकल टर्म में इसे हम क्राइटेरिया कह लेते हैं। तो उसके चुनने के कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं कि यदि इन पर अध्यापक ध्यान दे ले तो उसका टीएलएम बेहतर हो सकता है, और यदि टीएलएम बेहतर होगा तो अन्य कारक यदि ठीक हैं तो उसकी कक्षा बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि किसी कक्षा को बहुत सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं। ये क्लासरूम मैनेजमेंट वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि आप कक्षा संचालन कैसे करते हैं और उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर पॉजिटिवली इफेक्ट डालते हैं और कौन कौन से नेगेटिवली इफेक्ट डालते हैं। यदि नेगेटिवली इफेक्ट डाल रहे हैं तो उसको कैसे हम रिमूव करें, और पॉजिटिवली इफेक्ट डाल रहे हैं तो कैसे उसे और पुष्ट करें, संपुष्ट करें। इस पर हमने विधिवत चर्चा की हुई है।
तो उन्हीं में से एक फैक्टर यह है कक्षा को प्रभावित करने वाला, अधिगम को प्रभावित करने वाला टीएलएम, और ये मेजर फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर भी है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इस लिहाज से कि यदि टीएलएम आपका ठीक है और आप बहुत मेहनत कक्षा में नहीं भी करना चाहते हैं, तो बच्चा उसकी सहायता से बहुत अच्छा गेन कर सकता है, बहुत अच्छा लर्न कर सकता है। बस आप उसके सवालों का जवाब देते जाइए। तो साथियों, अब हम देखेंगे कि एक बेहतर टीएलएम का सिलेक्शन कैसे करें, या एक बेहतरीन टीएलएम का चयन करते समय किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम ध्यान रखें, ताकि हमारा टीएलएम बेहतर हो, हमारी कक्षा का संचालन बेहतर हो सके, हमारे स्टूडेंट्स का लर्नर्स का लर्निंग बेहतर हो सके। तो सबसे पहली चीज ये कि सुटेबल फॉर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। हम सभी जानते हैं कि शिक्षण एक सोउद्देश्य प्रक्रिया है। जब इसके उद्देश्य पहले से ही स्पष्ट हैं, तो जो हम टीएलएम चयनित करें, चुनें या निर्मित करें या मार्केट से खरीदें, वह हमारे उस दिन की कक्षा से, उस कॉन्सेप्ट से सीधे सीधे जुड़ा हो, यह तो सही है। दूसरा चीज क्या है कि उस दिन की कक्षा के लिए जो हम लर्निंग आउटकम्स पहले से निर्धारित किए हुए हैं, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमने लेसन प्लान कंस्ट्रक्ट करते समय क्रिएट किया हुआ है, उन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स से यह सीधे तौर पे सकारात्मक रूप से जुड़ा होना चाहिए और उन उद्देश्यों की प्राप्ति में एप्रोप्रिएट रूप से यह उपयोगी होना चाहिए। अर्थात हमारा टीएलएम हमारे शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होना चाहिए। जब हमारा टीएलएम हमारे शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होगा, इसका मतलब है कि वह अन्य तमाम बिंदुओं पे महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वहन करेगा। जैसे पहला क्या हो गया कि शिक्षण ऑब्जेक्टिव्स से आशय स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से है, लर्निंग आउटकम से है। तो जिन लर्निंग आउटकम को ध्यान में रख के हम कक्षा में प्रवेश किए हैं, टीएलएम चयनित करते समय भी हमें यह ध्यान में रखना होगा कि क्या हमारे द्वारा चयनित शिक्षण अधिगम सामग्री उन उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करेगा, सहयोगी होगा, उपयोगी होगा या नहीं, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, हमारे शिक्षण विषय वस्तु से सीधे सीधे जुड़ा होना चाहिए। तीसरा क्या कि टीएलएम बच्चों के उनके निजी वातावरण से संबंधित होना चाहिए। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि बच्चे उस तरह के टीएलएम्स को आपने जिस रूप में ले गए हैं, भले ही उस रूप में नहीं, लेकिन उससे मिलते जुलते स्वरूप में उन्होंने अपने वातावरण में पहले से ही देखा, सुना, पहचाना होना चाहिए। फिर आपकी लर्निंग प्रोसेस में वह इस तरह से मदद करे कि आप विद्यार्थियों का जो अधिगम प्रक्रिया है वो और सरल हो जाए और आसान हो जाए, और इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों का कि जब भी उस विषय वस्तु का जिक्र पुनः कहीं पर हो तो उसे वो बहुत अच्छे से व्याख्यायित कर सकें, उसके बारे में बता सकें, और यदि एप्लीकेबल लेवल का है तो उसे अपने जीवन में जहां कहीं भी जरूरत हो सुचारू ढंग से अप्लाई कर सकें, यूज कर सकें। तो ऐसी क्षमता भी हमारे टीएलएम में होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कि वह अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो आकर्षक होना चाहिए। यदि टीएलएम आकर्षक है तो निश्चित तौर से क्लास में प्रदर्शित करते ही बच्चों के चेहरे की जो खुशी होगी, उनके हाव भाव जो होंगे, वो बहुत बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे और आपकी कक्षा का जो माहौल है बहुत खुशनुमा हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि अधिगम बर्डन नहीं है, लोड नहीं है। अधिगम खेल खेल के माध्यम से आनंद पूर्वक हंसते मुस्कुराते हुए सीखने की चीज है।
और इसमें हमारा टीएलएम मदद करना चाहिए। तो एक क्राइटेरिया यह भी हमें रखनी चाहिए। बच्चों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के एनवायरमेंट, वातावरण, उनकी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस विविधता को समाहित करते हुए बच्चे हमारी कक्षा में आ रहे हैं, क्या उस विविधता को ध्यान में रख के टीएलएम का निर्माण किया गया है? चयन करने से पहले इस क्राइटेरिया को भी चेक करना आवश्यक है। अब आप एक ट्रेनी होने के नाते क्या कर सकते हैं? आप यह कर सकते हैं कि इन क्राइटेरिया वाला बताए हुए बिंदुओं के आधार पर एक चेकलिस्ट डेवलप कर सकते हैं। जब आप अपनी कक्षा में जा रहे हो उससे पहले, मतलब प्री फेज लेवल पे जब आप अपनी टीचिंग के हैं, लेसन प्लान आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस दौरान आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। उन थॉट्स को ध्यान में रखते हुए एक चेकलिस्ट बनाइए और इन क्राइटेरिया वाले बिंदुओं को उन चेकलिस्ट में शामिल करिए। और तब जब आप अपना सेल्फ मेड टीएलएम क्रिएट कर रहे हो या कहीं से परचेज कर रहे हो या ऑनलाइन कहीं पड़ा हुआ है उनसे परमिशन लेके ले रहे हो, तो आप इस चेकलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए कि कौन कौन सी क्राइटेरिया को यह टीएलएम फुलफिल कर रहा है और कौन कौन सी क्राइटेरिया को यह टीएलएम फुलफिल नहीं कर रहा है। जिन क्राइटेरिया को यह टीएलएम, आपके द्वारा चुना गया टीएलएम, फुलफिल नहीं कर रहा हो, उन क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर एक आप सब टीएलएम का निर्माण और करें, अर्थात एक नया टीएलएम भी क्रिएट करें आप, ताकि दोनों को मर्ज करके मिला के आप जब इस्तेमाल करें तब बच्चों को और अच्छा लगेगा और उनके कॉन्सेप्ट और बेहतर क्लियर होंगे, उनका अधिगम लेवल और बेहतर हो जाएगा। तो एक क्राइटेरिया यह भी ध्यान में रखना है कि हमारा टीएलएम बच्चों की विविधता, उनकी वातावरण, उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी ध्यान में रख के चुना जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी कक्षा में 5 बच्चे बहुत हाई इंटेलिजेंस लेवल के हैं, आईक्यू उनका बहुत तेज है, हम उन्हीं 5 को ध्यान में रख के एक टीएलएम का कंस्ट्रक्शन कर लिया और वो 5 बहुत अच्छे से समझ लिए, शेष 27-28 बच्चे, यदि 32-33 बच्चे हैं हमारी कक्षा में, तो वो नहीं समझे। आपको लगेगा कि कोई जब सवाल करेगा तो ये 5 तो बता ही लेंगे। भाई, कोई बाहर का आया हुआ ऑब्जर्वर, निरीक्षक जब बच्चों से सवाल करेगा तो वो किसी भी एक बच्चे को पॉइंट आउट करेगा ना, उसकी नजर तो सभी बच्चों पे होगी। और आप बेहतर अध्यापक तब होंगे जब कक्षा का हर एक बच्चा जवाब दे पाए। अब यहां इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करिए कि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। तो ये जो छूटना नहीं चाहिए वाली शब्दावली है, इसका क्या आशय है? इसका आशय यह है कि आपकी प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया में हर एक बच्चा शामिल होना चाहिए। क्रिया से आशय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से, फीडबैक प्रतिक्रिया से आशय बच्चे जो फीडबैक कर रहे हैं, बच्चे जो जिज्ञासा जाहिर कर रहे हैं, बच्चे जो सवाल कर रहे हैं, इन दोनों तरह की प्रक्रिया में हर एक बच्चा शामिल होना चाहिए। यदि एक भी बच्चा छूट गया, आपने उससे सवाल नहीं किया या उसने अपनी जिज्ञासा नहीं व्यक्त की, तो कहने का आशय है कि आप 21वीं सदी के तीसरे दशक का बीए ट्रेनी होने के बावजूद इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को आपने ठीक से समझा नहीं। हर एक बच्चे को शामिल करने का आशय है कि पूरे 45 मिनट के दौरान आपकी जो भी गतिविधि हो रही है उसमें कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। हर एक प्रक्रिया में हर एक बच्चा शामिल होना चाहिए। इसको आपको ध्यान में रखना होगा और इस क्राइटेरिया को भी ध्यान में रख के ही आपको अपने टीएलएम का चयन करना होगा या कंस्ट्रक्शन करना होगा, निर्माण करना होगा। अच्छा, ये जो चयन के क्राइटेरिया हैं, ये यूज के भी क्राइटेरिया बनेंगे, बस शब्दावली बदल जाएगी। जब यूज की क्राइटेरिया हम बता रहे होंगे या आप अपने से बनाने की कोशिश करें तो आपकी शब्दावली केवल चेंज हो जाएगी। यदि सवाल पूछा जाए आपसे कि एक बेहतर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग करने
करते हुए आप किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखेंगे या किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, तो आप इन्हीं चीजों को भाषाई मोड बदल के आप प्रस्तुत करेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करते समय हमें बच्चों की, हमें विद्यार्थियों की या अधिगमकर्ता की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके परिवेश का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखना चाहिए, उनकी भाषाई विविधता का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से चीजें चेंज हो जाएंगी। तो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो लगभग लगभग उपयोगिता का भी क्राइटेरिया है। हाँ, उपयोगिता के क्राइटेरिया में कुछ एक पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी आप चुन रहे हैं वो क्लास के बाहर का सिचुएशन है, और जब आप लेके अपने टीएलएम को कक्षा में प्रवेश कर लेंगे, इंटरेक्शन फेज में पहुंचेंगे टीचिंग के, तो यहां यूज की क्राइटेरिया अप्लाई होगी। यूज करते समय भी क्राइटेरिया जो चयनित करने वाली क्राइटेरिया है उसका ध्यान तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ कुछ नवीन चीजों का भी हम ध्यान रखेंगे, कुछ नवीन फैक्टर्स का भी ध्यान रखेंगे। उस पर हम वहां पहुंच के चर्चा करेंगे, बच्चों के मोटिवेशन लेवल की बात करेंगे, वहां हम बच्चों के एंगेजमेंट लेवल की बात करेंगे, कौन बच्चा कितना इन्वॉल्व है, कौन नहीं इन्वॉल्व है। तो सबको ध्यान में रख के हमें काम करना है। हमारा टीएलएम इस तरह से होना चाहिए, चयनित करते समय हमें ध्यान रखना है और उपयोग करते समय भी कक्षा में, कि वो भाषाई एक्सपीरियंस जरूर बच्चों को कराए। कहने का आशय है कि उसको देख के बच्चा जो कुछ भी समझे उसके बारे में एक्सप्लेन करने की क्षमता उसके अंदर आ जाए, चाहे वो 2 लाइन ही बोले, मतलब बोलने के लिए उत्सुक हो जाए। ये कब हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब आप अपनी कक्षा का एनवायरनमेंट इस तरह से क्रिएट करेंगे। इंटरेक्टिव मोड में आपकी कक्षा चलेगी तब जब आप बच्चों से टीएलएम को देख के, सुन के, महसूस करके क्या रिएक्ट है उनका, क्या रिएक्शन है उनका, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, इसके लिए आप उन्हें मोटिवेट करेंगे कि बेटा इसको देख के तुम्हें क्या लग रहा है बताओ, तुम क्या समझे बताओ, इसका कहां इस्तेमाल हो सकता है बताओ, अच्छा ये बताओ कि इसको पहले से तुम कैसे देखे थे, जाने थे, किस रूप में, अच्छा ये बताओ जो पहले से तुमने देखा समझा जाना था वह इसमें किस तरह से उपयोगी है, कैसे उपयोग किया गया है, अच्छा इसे तुम क्लास के बाहर अपने दैनिक जीवन में क्या कहीं उपयोग कर पाओगे क्या? इस तरह के जब आप सवाल करेंगे तो बच्चा निश्चित तौर से बताएगा और मोटिवेट होगा, उसकी पढ़ने में रुचि बढ़ेगी, ड्रॉप आउट कम होगा। कक्षा में जो उपस्थिति का लेवल है वो बढ़ेगा, ज्यादा बच्चे प्रेजेंट होना शुरू करेंगे, अधिगम का स्तर भी बढ़ेगा। तो आपका टीएलएम इस तरह से होना चाहिए जो बच्चों को सवाल करने के लिए जिज्ञासा को बढ़ाने वाला होना चाहिए, उनके जिज्ञासा को अपलिफ्ट करने वाला होना चाहिए। अच्छा, टीएलएम की एक खासियत यह होती है कि बच्चे ग्रुप में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं उसको देख के, खासकर अपनी मेज और अपने फ्रंट वाली मेज और अपने बैक वाली मेज, आसपास के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं लाइन में, रो में, उनमें वो एक तरह से ग्रुप डिस्कशन टाइप का शुरू हो जाता है। आप सोचिए आपका एक छोटा सा प्रयास बच्चों के अंदर टीम भावना भी डेवलप कर रहा है और उनके अंदर लीडरशिप स्किल भी डेवलप कर रहा है। और क्या ही चाहिए आपसे, सोसाइटी यही चाहती है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा के थ्रू बच्चों के अंदर टीम भावना, लीडरशिप की भावना भी डेवलप करे, जिससे वो लोग एक बेहतर नागरिक बन के विद्यालय से बाहर निकल पाएंगे। देखने में बहुत स्पष्ट हो और उसकी उपयोगिता बहुत आसान हो, बहुत सरल हो, यह भी एक क्राइटेरिया है टीएलएम चुनने का। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे
इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी हमें ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के इस सेशन में, इस क्लास में हमने आपसे बात किया कि एक बेहतर टीएलएम का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बेहतर टीएलएम क्या होता है, एक बेहतर टीएलएम को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, कैसे चुना जाए, उसके लिए किन मापदंडों का ध्यान रखा जाए, साथ ही साथ उसकी कैसी उपयोगिता कैसे बढ़ाई जाए उस टीएलएम की, कैसे हम अपने लर्निंग आउटकम्स को टीएलएम की सहायता से और आसानी से प्राप्त कर सकें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कैसे रुचिकर बनाएं टीएलएम के थ्रू, कैसे हम बच्चों के पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करें, एक्टिवली वो कैसे पार्टिसिपेट करें, इसमें हमारी मदद टीएलएम कैसे कर सकता है। इन तमाम बिंदुओं के आधार पे हमने आपसे चर्चा किया। उम्मीद करते हैं आपने ठीक ढंग से कॉन्सेप्ट को समझा होगा। धन्यवाद।